तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन का सबसे लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसका नाम है हेनरी लॉ, यानी सोल्युबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन में लास्ट टॉपिक बनाते हैं सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लें। तो कहता है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में इज डिजोल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड मिक्स बनाता हो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टू मेक बनाता हो अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसी को कहते हैं सोल्युबिलिटी। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई जिसको आप घुला रहे हैं वो जितना घुलना था घुल गया, अब वो नहीं घुलेगा। कोई आपका सॉल्वेंट है और उसमें किसी सोल्यूट को आप डालें तो एक ये सोल्यूट जो है अभी जस्ट डाले हैं तो अभी तो उतना घुला नहीं होगा, वो आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, हेटेरो होगा। लेकिन थोड़ा देर के बाद थोड़ा समय छोड़ दीजिएगा तो वह सोल्यूट जो है वह जितना घुलना था वह घुल गया, अब उससे ज़्यादा वो नहीं घुलेगा। अब उसमें हम वो सैंपल निकाल कर देखेंगे कि भाई कितना ग्राम कितने यूनिट ऑफ वॉल्यूम में है, उसी को सोल्युबिलिटी कहेंगे। तो इसका एक डिफिनीशन हमने लिख दिया है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टू मेक बनाता हो अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई अब इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता है। अभी अगर हम इसके यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ सोल्युबिलिटी का बात करें, तो क्या होगा, ग्राम पर लीटर होगा, या इसी को लोग ग्राम को मोल में बदल लेते हैं, मोल पर लीटर बोलते हैं। मिस्टर हेनरी ने अभी हम लोग हेनरी ला बात करेंगे, उन्होंने बात किया मोल फ्रैक्शन के बारे में, जीटा के बारे में। अब कह रहा है कि कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के बारे में आप ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ कंसेप्ट ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि भाई जो जैसा होगा वैसे में घुलेगा, इसका मतलब होता है। इसको आप कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि पोलर सोल्यूट जो होगा इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सोल्यूट जो होगा, सोल्यूट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये बात कहता है। लाइक डिजोल्व लाइक यही बात कहता है कि भाई जो जैसा होगा वैसे में घुलेगा, पोलर वाला पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में घुलेगा। जैसे देखिए, जिंदा आदमी जिंदों के बस्ती में रहता है, मुर्दा आदमी मुर्दों के बस्ती में रहता है। अगर किसी घराने में कोई इंसान मर जाता है, फौत करे हो जाता है,
तो उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन बना है, कब्रिस्तान, शमशान घाट वो बना हुआ है, वहाँ ला के उसको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है को मर गया तब आप घर ही में सुला रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। घर में सुलाएंगे तो पूरे घर वाले भाग जाएंगे। या कोई कब्रिस्तान में एक आदमी जिंदा है, कब्रिस्तान में शमशान घाट में जाकर सो रहा है, तो वह भी बड़ी परेशानी की बात है, मुर्दा सब भाग जाएगा वहाँ से। ऐसे होगा नहीं, लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है कि जो जैसा होता है वैसे में वो घुलता है या रहता है। या मान लीजिए कोई आदमी है, उसका बहुत प्यारा बेटा, चाहे उसका अजीज बाप ये इंतकाल कर गया, फौत कर गया, बड़ी घर में रोवन पिटन है, बहुत लोग परेशान है, उस गमजदा है घर। लेकिन पता ये चला कि घर वाले को कि भाई आज 12 बजे रात को लोग सब सोए थे, एक रूम में आकर के उनके पापा या अब्बू या डैडी बैठे हैं। अब बताइए कितनी परेशानी की बात है। पूरे घर वाले हल्ला कर देंगे कि भाई भूत आ गया, भूत आ गया। तो हमारा ये कहना है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर वाला पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर नॉन पोलर में नहीं, नॉन पोलर पोलर में नहीं। जैसे कि एग्जांपल बात करें कि NaCl जो है ये पोलर है, इज सोल्यूबल इन H2O। H2O में घुल जाएगा क्योंकि H2O तो पोलर होता है, बट लेकिन नॉट सोल्यूबल इन CCl4, इसमें नहीं घुलेगा क्योंकि CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा बात हम ये करें कि बेंजीन जो हमारा होता है C6H6 इज सोल्यूबल इन CCl4, CCl4 में घुल जाएगा। क्यों? ये बेंजीन नॉन पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है, घुल जाएगा। लेकिन बट नॉट सोल्यूबल इन, वो नहीं घुलेगा किस में? H2O में, क्योंकि वाटर पोलर होता है। उतारिए। करा है। दूसरा जो डिपेंड करता है वह है टेम्परेचर। देखो बाबू, प्रोसेस दो तरह का होता है। करा है कि इफ यदि प्रोसेस ऑफ सोल्युबिलिटी जो है इज इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट इज रिक्वायर्ड, उसको हीट चाहिए। जब इसको हीट चाहिए तो सोल्युबिलिटी क्या होगा? वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए कि ये इसमें हीट चाहिए, तो जितना हीट दीजिएगा उतना ही घुलनशीलता बढ़ेगा। दूसरा कह रहा है कि इफ यदि प्रोसेस ऑफ सोल्युबिलिटी जो आपका है इज एक्सोथर्मिक, अगर वह एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में आप क्या जानते हैं कि भाई हीट रिलीज होता है, इसमें हीट निकलता है। अब हीट उसमें से निकल रहा है, आप हीट दीजिएगा तो जाहिर सी बात है प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप उसके विपरीत में काम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सोल्युबिलिटी इसमें जो होता है वह टेम्परेचर का उल्टा होता है। किस में? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। इंडो में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाइएगा सोल्युबिलिटी घटेगा। अगर प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी घट जाएगा और टेम्परेचर घटाने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तीसरा जो डिपेंड करता है वो है प्रेशर पे, इसी में हेनरी लॉ मिलेगा। कह रहा है कि it is not applicable in solid and liquid phases। ये सॉलिड और लिक्विड फेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है भाई? आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों एप्लीकेबल नहीं है, प्रेशर क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज
कि सॉलिड जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड्स आर ऑलरेडी कंप्रेस्ड, ऑलरेडी कंप्रेस्ड। ये लोग खुद पहले ही से कंप्रेस्ड रहते हैं। प्रेशर में देखिए क्या किया जाएगा कि जो हमारा यहाँ पे लिक्विड है, अब प्रेशर गैस पर अप्लाई किया जाएगा। ये गैस ऊपर में है, ये लिक्विड है। पिस्टन से दाबा जाएगा तो ये गैस पार्टिकल में एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों का एबिलिटी होता है। तो जब इसको पिस्टन से दाबिएगा, ये गैस पार्टिकल जो है लिक्विड में जा करके क्या होगा, घुल जाएगा। क्योंकि ये प्रेशर जो है वह सॉलिड लिक्विड में एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड रहता है, वो अपना एक शेप साइज ले लेता है, वह कंप्रेस्ड रहता है। इसलिए सर बोल रहे हैं इट इज नॉट एप्लीकेबल इन सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। व्हाई? कह रहा बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर ऑलरेडी कंप्रेस्ड। कह रहा है, यहां लिख दें कि कंप्रेशन जो होता है इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ गैसेस। ये सिर्फ गैस में ही वैलिड है। यानी प्रेशर से जो सोल्युबिलिटी हम लोग देखेंगे वह गैस के लिए देखेंगे। अभी हम हेनरी लॉ बनाएंगे। उतारें। अब देखो, अब इसी से हमारा आएगा हेनरी लॉ। देखो हेनरी लॉ क्या कहता है, यहीं पे मिलेगा हेनरी लॉ। यानी हेनरी लॉ जो होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये बात हमेशा दिमाग में रहे कि हेनरी लॉ जो आएगा वह किसके लिए, गैस का घुलनशीलता किसमें, लिक्विड में। अब ये कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसका कहना है कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to partial pressure of that gas, उस गैस का पार्शियल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि सोल्युबिलिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी लॉ कहते हैं। कहा कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। कि घुलनशीलता पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली होता है। घुलनशीलता किसका, तो गैस का। घुलनशीलता किसका, तो गैस का। कहाँ पे, तो लिक्विड में, याद रहे। सोल्युबिलिटी गैस का कहाँ पे, लिक्विड में। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी ये कह क्या रहा है कि मान लीजिए कि ये आपका बर्तन है और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। इसमें मान लीजिए जो गैस दिया गया है, मान लीजिए कि गैस लोग हैं, 3 लोग हैं, एक O2 है और एक N2 है और एक H2 है। इसमें दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्शियल प्रेशर जो है वह इज एज, ऐसा दिया गया है कि O2 का ज़्यादा है, फिर N2 है, फिर क्या है, H2 है। ऐसा दिया गया है। पार्शियल प्रेशर माने, पार्शियल माने अलग अलग, अधूरा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रेशर मान लीजिए ऑक्सीजन का, N2 का, हाइड्रोजन का, वो दिया गया है। तो ये लॉ कहता है देन सोल्युबिलिटी जो इनका होगा, सोल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कह रहा है कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ ये। यानी मान लीजिए पार्शियल प्रेशर क्या है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर दे रखा है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन।
सबसे ज़्यादा प्रेशर ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद कौन, नाइट्रोजन, फिर हमारा हाइड्रोजन। तो सोल्युबिलिटी जो होगा वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर किसका, हाइड्रोजन का। जो पार्शियल प्रेशर का ऑर्डर होगा, मिस्टर हेनरी ने कहा, वही क्या होगा, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब देखिए ना, जो जितना प्रेशर क्रिएट करेगा उसी को ना इसमें आने का ज़्यादा चांस रहेगा। अब आप कहेंगे सर ये प्रेशर तो ये तो ऐसा थोड़े है कि नीचे ही क्रिएट करेगा, ऊपर भी क्रिएट करेगा। अरे भाई हर डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। गैस है तो गैस का 3D मोशन होता है ना, यहाँ गैस आपने लीक किया तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे, उतना ही फॉरवर्ड, उतना ही बैकवर्ड, उतना ही एंगुलर, हर डायरेक्शन में बराबर जाएगा। तो इधर तो लिक्विड का चांस नहीं ना है, इधर लिक्विड का चांस है क्योंकि लिक्विड इधर है। तो जब ये ज़्यादा प्रेशर एग्जिट करेगा, क्रिएट करेगा, तो इसको इस लिक्विड में आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और ये थोड़ा कम प्रेशर क्रिएट करेगा तो कम लिक्विड में आने का प्रोबेबिलिटी, और कम तो और कम लिक्विड में आने का प्रोबेबिलिटी। उतारिए। अब देखो कह रहा है कि इन्होंने कहा, मिस्टर हेनरी ने, कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। उन्होंने कहा कि सोल्युबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कह रहा है सोल्युबिलिटी किसका, तो सोल्युबिलिटी गैस का। पार्शियल प्रेशर किसका, तो गैस का। इन कहां पे, तो लिक्विड। ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये बात हम लोग जानते हैं। ये बात कैसे लिखा कि हम लोग जानते हैं, नहीं, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर। ये बात हम लोग जानते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सोल्युबिलिटी जो हुआ, ये हम यहाँ लिख दिए हैं, हमेशा नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है। लास्ट में जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें फ्रेश कर देंगे कि सोल्युबिलिटी जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हुआ ना। यानी इक्वेशन तो हमको दोनों के बीच, दो ही के बीच बनाना है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसका सिंबल P और मोल फ्रैक्शन का सिंबल जीटा। यानी पार्शियल प्रेशर बराबर क्या हुआ, एक हेनरी कांस्टेंट आ गया KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि भाई ये पार्शियल प्रेशर किसका है, तो ऑफ गैस का है। ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये बात दिमाग में रखिएगा। IIT एक क्वेश्चन लिया था 2009 में, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन में आ गए थे। क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन बराबर आप जानते हैं जीटा बराबर कि मोल ऑफ सोल्यूट बटा मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। एक बात यहां पे दिमाग में रखिएगा, हमेशा बहुत आपको काम करेगा ये हेनरी लॉ में, कि इफ यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस, बहुत कम हो, जब मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का कम होगा तो इसका मतलब है मोल भी कम होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस, देन तब मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा इज ऑल्सो वेरी लेस, तो वो भी बहुत कम होगा। देन तब तुम क्या कर सकते हो, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या कर सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली। जब ये तुम्हारा ये स्मॉल एन मोल ऑफ सोल्यूट और कैपिटल एन मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, लगभग हम कह रहे हैं सब क्वेश्चन मिलेगा। पूरा क्वेश्चन में तुमको ये बात मिलेगा ही जो हम बता रहे हैं कि इफ मोल फ्रैक्शन, ये जीटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस,
देन तब मोल्स ऑफ सोल्यूट इज ऑल्सो वेरी लेस, वो भी बहुत कम हो जाएगा। देन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोल ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि ये बहुत कम को इसमें जोड़ोगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा वाला ही रह जाएगा। उतारो। तो देखो कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर बराबर हेनरी कांस्टेंट इनटू जीटा, ये आया तुम्हारा। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ, ये पार्शियल प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है और ये हेनरी कांस्टेंट है। कह रहा वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, समझ रहे हो, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। देखो एक क्वेश्चन हम तुमको दें, मान लो कि यहाँ पे हम दे रहे हैं गैसेस, यहाँ पे दे रहे हैं कि वैल्यू ऑफ KH हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ टेम्परेचर हमने दिया है, टेम्परेचर दिया है और ये दिया गया है हेनरी कांस्टेंट एट 20 डिग्री सी दे रखा है। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का दे रखा है 140, इसका 75, इसका 30। कह रहा है कि देन तब सोल्युबिलिटी ऑर्डर इज क्या होगा एक नंबर में। एक नंबर में कह रहा है H2 का ज़्यादा होगा, फिर N2 का, फिर O2 का। बी नंबर में O2 का ज़्यादा होगा, फिर N2 का, फिर H2 का। सी नंबर में है H2 बराबर N2 बराबर O2। डी नंबर में है N2 का, फिर O2 का, फिर H2 का। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कह रहा है कि तुम्हारा जो फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर बराबर हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। देखो इसमें सोल्युबिलिटी कहाँ है, ये प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन को तुम सोल्युबिलिटी के तरह ट्रीट करना। कह रहा है मोल फ्रैक्शन जीटा इज वर्क्स एज सोल्युबिलिटी, ये दिमाग में रखना, क्योंकि अभी तुम देखे हो कि भाई पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिए थे तुम, सोल्युबिलिटी, तुम लिए थे सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हम तुमको एक बात हिंट्स कर रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन जो तुम्हारा होगा उसको तुम सोल्युबिलिटी की तरह क्या करोगे, ट्रीट करोगे। यानी अब तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा, हेनरी कांस्टेंट बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर बटा ये मोल फ्रैक्शन। यानी इसमें कह रहा है कि हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सर अभी बोले कि हेनरी कांस्टेंट को तुम क्या करोगे, सोल्युबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हेनरी बढ़ने से सोल्युबिलिटी घटेगा, हेनरी बढ़ने से सोल्युबिलिटी घटेगा। तो देखो जिसका हेनरी ज़्यादा है, अब यहाँ पे देखो हेनरी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा 140 है, फिर उसके बाद कौन है 75 है, फिर उसके बाद 30 है। 140 किसका है तो हाइड्रोजन का है, 75 किसका है तो नाइट्रोजन का है, 30 किसका है ऑक्सीजन का है। इसलिए सोल्युबिलिटी क्या होगा बाबू, सोल्युबिलिटी बाबू तुम्हारा होगा O2N2H2। उतारो। देखो हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग NCERT का लिए हैं। देखो सॉल्यूशन, इफ N2 गैस इज बबल्ड
थ्रो वाटर एट इतना टेम्परेचर। N2 गैस जो है वाटर में बबल हो रहा है, यानी नाइट्रोजन गैस का पानी में बुलबुला है। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कह रहा है कि ये नाइट्रोजन का कितना मिलीमोल पानी में होगा। एज्यूम दैट N2 गैस एक्सर्टेड ए पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय N2 गैस जो कितना है 0.987 बार है। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट इतना टेम्परेचर इतना, KH कितना दिया गया है 76.48 बार है। तो बताना है कि कितना मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस इन 1 लीटर ऑफ वाटर क्या होगा। हेनरी का फॉर्मूला डालिए, चूंकि पार्शियल प्रेशर बराबर यानी प्रेशर ऑफ N2 बराबर हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू दिया गया है। प्रेशर कितना दे रखा है 0.987 बार, हेनरी कितना दे रखा है 76.48 बार। भाग दे दीजिए, बार से बार खत्म हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 987 इंटू 10⁻³ कर लीजिए। 76 पॉइंट इतना है तो इसको 76.48, यानी ऐसा कर सकते हो बाबू। ये चूंकि वैल्यू तो तुम्हारा दशमलव में ना है, तो ये 987 को 1000 मान लो, आइए 75 मान लो, गुना भाग करना है। देख रहे हो निगेटिव में पड़ा हुआ है, इतना तुम्हारे दिमाग में बात रहना चाहिए। तो 25 × 75, आइए 40, 25 चौका 100 0, ये तुम्हारा कितना हो गया 1.3 आ गया, 3 नॉट 1.3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 है ना। यानी ये तुम्हारा कितना हो गया 1.3 इंटू 10⁻² मोल फ्रैक्शन किसका आ गया भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इतना आ गया। इसको मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए, इसको चाहिए क्या मिलीमोल। तो मोल फ्रैक्शन को मोल में ले जाओ, क्योंकि अब लिखोगे मोल ऑफ N2 बटा मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O बराबर कितना है 1.3 इंटू 10⁻²। अब देखो N2 का मोल, ऊपर में तुम्हारा N2 का मोल हो गया मोल ऑफ N2, नीचे देखो ये वैल्यू बहुत कम है, मोल कम, ये तो अकेला है, कम है चाहे ज़्यादा है वो है। ये कम जो है वो ज़्यादा के साथ है। अभी पिछले बोर्ड पर गप किया था कि अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत कम हो तो मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट को मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखोगे। तो ये क्या कर लो, मोल ऑफ वाटर बराबर 1.3 इंटू 10⁻²। ये क्या हो जाएगा, ये मोल ऑफ N2 तो उसका वेट बटा, नहीं ये तो तुमको पता ही करना है, यानी मोल ऑफ N2 बराबर क्या हो गया 1.3 इंटू 10⁻² इंटू मोल ऑफ H2O। तो 1.3 इंटू 10⁻² इंटू मोल ऑफ H2O बराबर वेट बटा उसका मोलिकुलर वेट H2O का 1.3 इंटू 10⁻² वेट। H2O का वेट कितना है, वेट नहीं दिया गया है, दिया है कि 1 लीटर वाटर में वो डिजोल्व कर रहा है। तो बहुत आसान सी बात है, कह रहा है कि वाटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वह 1 लीटर है। तो डेंसिटी तुम जानते हो, डेंसिटी कितना होता है वाटर का 1 kg पर लीटर होता है ना भाई। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी गुने वॉल्यूम। डेंसिटी तुम्हारा है 1 kg पर लीटर और गुने 1 लीटर, लीटर से लीटर खत्म हो गया, 1 kg आ गया। 1 kg यानी 1000 ग्राम। सोलिबिलिटी को ग्राम में व्यक्त करते हैं।
अब यहाँ पे क्या करो, वेट तुम्हारा कितना हो गया 1000 ग्राम, वाटर का मोलिकुलर वेट 18, ये 1000 में 18 से भाग दोगे तो 55.55 आएगा। अब ये गुना कर दो यहाँ पे, 13 पचे 65, 5 बचा 6, 13 पचे 65 और 6 71, ठीक है ना, इंटू 71 हुआ, ये आ गया ना यहाँ कितना के बाद भाई, दो ही के, इसको ना गुना किए हो तो 1 के बाद, हाँ ठीक है, 1 के बाद दशमलव गुने 10⁻⁻², यानी 0.715, ठीक है जी। ये तो तुम्हारा मोल निकला ना भाई, क्या कहीं एरर हो रहा है क्या भाई? इसको हटाए हो तो यहाँ पे 3 कर दिए हो, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, ये तुम्हारा ये हुआ, ये ठीक है, वो है, इसको गुना किए 55.55 आ गया, ये रखे, फिर तुम्हारा आ गया 13 पचे 65, 5 13 पचे 65, 6 71 हो गया, गुने 10⁻, ये। अब इसको लेके जाओगे किस में, मिली मोल में, तो ये मोल है तो मिली तो छोटा यूनिट है, यानी बढ़ाना पड़ेगा, यानी 71.5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻3, यानी तुम्हारा हो गया, इतना करोगे तो मिली मोल आएगा, मिली छोटा यूनिट है ना, तो बड़ा वैल्यू से गुना करना पड़ेगा, यानी तुम्हारा हो गया 715 मिलीमोल्स। बता लो, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 इज डिजोल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। कोक है 500 मिलीलीटर, सोडा वाटर है, ये सोडा वाटर है, उसमें क्या कर रहा है, कितना मास CO2 का डिजोल्व होगा, जो प्रेशर इतना ले रहा है, ये टेम्परेचर है, कांस्टेंट दिया गया है। इक्वेशन लिखो, पार्शियल प्रेशर बराबर हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो तुम क्या करो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, क्योंकि ये वैल्यू नोन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन, CO2 बराबर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बटा हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर तुम्हारा कितना है, यही है ना, ये हो गया 2.5 इंटू 2.5 ATM ऊपर में है, KH कितना दिया गया है, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, दोनों को एक यूनिट में कर लो, 2.5, एक ATM बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, क्या 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, पास्कल से पास्कल ख़त्म हो गया, आप कर लो, इसको इससे ख़त्म करो, 10⁻³ हो गया। थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, ये 2.5 जो है 1.01 1.67 ऐसा है ना, इंटू 10⁻³। देखो ये दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻², ये दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻²। अब थोड़ा सा देखोगे, हम क्या किए, चूँकि दशमलव को हटाए हैं तो इसको अप्रोक्सीमेशन हम कर ले रहे हैं, 175 कर दे रहे हैं, ये 25 सतह में कट जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे कट जाएगा कि नहीं भाई, देखो ना, इसको हम 25 ले लिए हैं, ये हमारा कितना है 175 कर दिए हैं, अरे सब फ्रैक्शन में था। अच्छा अगर वो नहीं करना चाहते तो इससे काट लो,
ये तुम्हारा 100 कर लो, तो 25 चौका 100, अब 25 7, तो 25 चौका फिर तुम्हारा क्या हो गया, 100 हो गया बटा 7, ऊपर में तुम्हारा कितना हो गया 10 टू दी पावर, ये 3 किसका है जी, ये 3 किसका दिए हैं हम। फिर से चलते हैं, यही ना है बाबू, 2.5 इंटू इतना एटीएम है, एटीएम को ले लो 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल, ये देखो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8 पास्कल, पास्कल से पास्कल ख़त्म हो गया, इसको हटाओ तो 10 टू दी पावर -2 दे दो, इसको हटाओ तो 10 टू दी पावर -1 दे दो, इसको हटाओ तो 10 टू दी पावर -2 दे दो, ठीक है। इस 100 मानो और ये 175 मानो, इसको तुम मान लो 100, इसको मान लो 175, क्या, तो तुम कर क्या लो, 25 चौका 100, अब 25 सतह 175, अब देखो तो 25 चौका 100 तुम्हारा ये हुआ, नीचे 7, ऊपर में क्या हुआ 10 टू दी पावर 5, 5 ये घट गया तो 10 टू दी पावर 2 आ गया ऊपर में, नीचे में कितना आ गया 8 है, 2 ख़त्म हुआ तो 10 टू दी पावर 6 आ गया, तो ये तुम्हारा 20204, ये ख़त्म होकर कितना आ गया 10 टू दी पावर, नीचे में 2 आ गया, यानी 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये तुम क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाला, लेकिन उसका मास पूछ रहा है, तो देखो तो क्या करोगे, मोल ऑफ CO2 बटा मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट वाटर बराबर कितना आ रहा है, 1/7 गुने 10 टू दी पावर -2। देखो वैल्यू बहुत कम है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू तो बहुत कम है ना, मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 होता है, ये 1 से देखो कितना कम है, ये 0.1 7 चौका 28, ये फिर 2 ये है, तो और यहाँ पे 2 जीरो लगेगा, ये वैल्यू बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, तो 1 से बहुत कम हो तो इतना को तुम क्या करोगे, मोल ऑफ CO2 बटा मोल ऑफ H2O बराबर 1/7 गुने 10 टू दी पावर -2 कर लो, तो तुम्हारा ये हो गया मोल ऑफ CO2 बराबर 1/7 गुने 10 टू दी पावर -2 इंटू मोल ऑफ H2O, ये उधर चला गया, मोल ऑफ H2O बराबर क्या करोगे, वेट बटा उसका मोलिकुलर वेट, 1/7 गुने 10 टू दी पावर -2, H2O का वेट देखो 500 मिलीलीटर है, तो 500 ग्राम हो जाएगा, अभी पिछला क्वेश्चन में लिए थे, वॉल्यूम तुम्हारा 500 मिलीलीटर है, वॉल्यूम वाटर का दिया गया है, डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी गुने वॉल्यूम तो 500 हो जाएगा मिलीलीटर। अब तुम कहोगे कि सर ये तो हमारा सोडा वाटर का वॉल्यूम है, ठीक है सोडा वाटर का है, लेकिन सोडा उसमें कितना है, बहुत कम है ना है जी, तो डेंसिटी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, सोडा देख रहे हो यही तो सोडा है, बहुत कम है, तो डेंसिटी में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ओवरऑल वो पानी ही दिखेगा। तो ये कितना हो गया 500 मोलिकुलर वेट 18, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हुआ, मोल ऑफ CO2 को ले लो, वेट बटा मोलिकुलर वेट, CO2 का मोलिकुलर वेट 44, यानी वेट जो तेरे को निकालना है ऐसे कर लो, ये 10 टू दी पावर -2 गुने 500, यहाँ पे 7 18, यहाँ पे 44, क्या, तो ये हो गया 7 छक 42, 6 मरतबा काटो इसको, निगेटिव में है ले सकते हो, 6 तिरका 18, अब 3 से काट लो इसको,
तुम्हारा ये 2 जीरो से ही हटा दो, बचा कितना 5, तो 3 एकम 3 और 3 3 छक 18, यानी तुम्हारा कितना आ रहा है 1.6 आ रहा है। अब इसमें देखो 1.6 के क्लोज कौन है, यही वैल्यू ना है जी। ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा सूता से सूता मिला के काटोगे तो बहुत समय लगेगा भाई। उतारो, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा बोतल फिजेज व्हेन बोतल इज ओपन। सोडा वाटर है, कोक का ये बोतल है, ये कोक का बोतल है, इसमें CO2 है, लिक्विड है उसमें CO2 है। जब इस वाल्व को खोलते हो तो इसमें फिजिंग की आवाज़ आती है, बड़ी बदबदाहट सा निकलता है, उसमें पूरा झाग वगैरह निकलता है, गैस लिक्विड सब निकलता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो कह रहा है कि आंसर में क्या लिखोगे कि CO2, सिंस चूंकि CO2 इज पैक इन बोतल एट हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर पे रहता है। ज़्यादा प्रेशर पे तुम CO2 को रखे हो, प्रेशर बढ़ाओगे तब गैस जाकर लिक्विड में घुलेगा, उसका कंप्रेशन होगा। कह रहा है कि सिंस CO2 इज पैक इन बोतल एट हाई प्रेशर, कह रहा है कि इफ यदि बोतल ओपन देन तब प्रेशर जो होता है ऑफ बोतल का जो प्रेशर होता है डिक्रीज, घट जाता है। जब प्रेशर घट जाएगा तो तुम जानते हो कि प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये बात तुम जानते हो। जब तुम्हारा प्रेशर घटेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगा ऑफ CO2 डिक्रीजेस, घट जाएगा। जब उसका प्रेशर घटेगा तो क्या होगा? जब प्रेशर घटेगा जो पर्सन होता है एक्सपीरियंसेस, महसूस करता है फिजिंग। जो तुम देखते हो, महसूस करते हो या सी करते हो, जो करते हो देखते हो कि भाई पूरा झाग निकलता हुआ आता है, उसमें चारों तरफ से लिक्विड रहता है, बीच में गैस का बुलबुला होता है, बबल होता है। उतारो। देखो आगे कह रहा है अ पर्सन एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, बदहवासी, कंफर्ट नहीं फील करना। देखो हाई एल्टीट्यूड जैसे पहाड़ वगैरह है, उस पर कोई आदमी जा रहा है तो हम लोग जानते हैं कि लोअर में यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, मोर प्रेशर। जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो मोर सोल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड में O2 बढ़िया रहता है। आदमी जब ऊपर एल्टीट्यूड पे चला गया तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है लेस प्रेशर होता है। कह रहा है सोल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड इज लो। जब ऊपर आदमी जाता है तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो जब प्रेशर घट जाएगा तो सोल्युबिलिटी गैस का ब्लड में, लिक्विड में कम हो जाएगा। पर्सन एक्सपीरियंसेस अनकॉन्शियसनेस, जिसको एनॉक्सिया कहते हैं। चलो तो बच्चे ये सॉल्यूशन था जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सॉल्यूशन समाप्त हुआ। फिर अगला नया टॉपिक लेके मिलते हैं। ओके।